हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं महेश कुंतल। आज हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये कुर्ट लेविन है। इन्होंने कुर्ट लेविन अपने नाम के आधार पर ही क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे इंग्लिश में फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार प्राणी का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र या वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले ये बताया कि प्राणी का जो व्यवहार है उन सभी कारकों से प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में, जहाँ पर वो रहता है और जिस क्षेत्र में उसका संपूर्ण व्यवहार निर्भर करता है, और जो वातावरण उससे संबंधित है उससे उसका व्यवहार प्रभावित होता है। लेविन ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मानव कहा है, जो कि अपने मनोवैज्ञानिक विचारों से समस्या का निदान करता है। लेविन ने अपने सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को साइकोलॉजिस्ट बोला है, मनोवैज्ञानिक बोला है, जो कि उसके सामने कोई भी अगर समस्या आती है उन समस्याओं का समाधान वह अपने मनोवैज्ञानिक विचारों के द्वारा भी कर सकता है, अर्थात अपनी समस्या का सामना वो खुद कर सकता है। ऐसा कुर्ट लेविन का मानना था। अब इस सिद्धांत के अगर हम नामों की चर्चा करें तो इस सिद्धांत को 3 नामों के द्वारा जाना जाता है: 3 फेज थ्योरी, प्राकृतिक दशा की सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। देखो, एक सबसे पहले क्षेत्र सिद्धांत के नाम से तो सामान्य रूप से हम जान ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी 3 थ्योरियों के नाम से इसे जाना जाता है: 3 फेज थ्योरी, प्राकृतिक दशा की सिद्धांत, फील्ड थ्योरी। इसमें हम प्राकृतिक दशा के सिद्धांत और फील्ड थ्योरी इसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। उसके बाद 3 फेज थ्योरी के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है ये ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है। इन्होंने केवल मानव के व्यवहार और वातावरण दोनों में संबंध स्थापित करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इस सिद्धांत को क्षेत्र सिद्धांत के नाम से ही जाना गया है। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत एक सूत्र दिया है। देखिए, ये सूत्र V बराबर F ब्रैकेट में P इंटू E, इसके आधार पर इन्होंने इस पूरे क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया है। अर्थात V का मतलब होता है बिहेवियर, F का फील्ड, P का साइकोलॉजी का पर्सन, E का एनवायरनमेंट। अर्थात अगर हम किसी के व्यवहार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उस मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का ही गुणनफल अर्थात प्रतिरूप होता है। हम दोनों को, अगर व्यक्ति को और उसके वातावरण का आपस में सामंजस्य करा देते हैं तो वही मानव का व्यवहार हमारे सामने निकल कर आता है। तो इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, बहुत छोटा सूत्र है। इस सूत्र पर ही पूरा सिद्धांत डिपेंड करता है। इन्होंने एक डायग्राम के द्वारा भी सिद्धांत को समझाया है। देखिए, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस डायग्राम के द्वारा हम ये समझ सकते हैं। फोर्स फील्ड एनालिसिस, मतलब इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे ड्राइविंग फोर्सेस, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन रीस्टार्टिंग फोर्सेज उसके साथ साथ भी हम जैसे कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करते करते भी हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, और उन समस्याओं को समाप्त करते हुए, उनका समाधान करते हुए अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात अगर हम जैसे कोई भी वातावरण से संबंधित समस्या है हमारी, या फिर कोई जैसे दौड़ लगा रहे हैं, हम दौड़ लगाते हुए अनेक
कंकड़ पत्थर कांटे, ये क्या है? समस्या। इन समस्याओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। देखिए इस डायग्राम से और आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इससे समझिए, देखिए अब ये क्या है, पूरा का पूरा हमने जो डायग्राम बनाया है ये लाइफ स्पेस, मतलब पूरी की पूरी लाइफ है हमारी, हमारा जीवन है लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस के बाद जो नीड लिखा हुआ है, नीड से ऊपर ये पर्सन खड़ा है हमारा, मतलब व्यक्ति खड़ा है। इस व्यक्ति के चारों तरफ क्या है? चारों तरफ हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं मतलब एबिलिटीज, हमारी क्षमताएं, हम किन किन कार्यों को कर सकते हैं, हम किन किन कार्य करने के लिए तैयार हैं, हमारी कितनी क्षमता है, जैसे कि हम उन कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अनेक प्रकार की क्षमताएं, अनेक प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक कार्य को करने के साथ साथ हमारी उससे संबंधित आवश्यकता भी जुड़ी हुई होती है। और मैंने आपकी ऑफलाइन क्लासेज में बताया, जितनी प्रबल हमारी आवश्यकता होगी उतना ही प्रबल हमारा उत्तेजक होगा, अर्थात बाउंड्री ऑफ पर्सन। इन बाउंड्री के द्वारा प्रत्येक प्राणी बंधा हुआ होता है और जो क्षमता उसमें पाई जाती है उनके द्वारा वो उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके बाद बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, इस पूरे लाइफ स्पेस के द्वारा अपने जीवन कार्यों को वो संपादित करता है। अब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य तो कर रहा है अपनी एबिलिटीज़ के द्वारा, क्षमताओं के द्वारा निरंतर प्रयास कर रहा है। निरंतर प्रयास करते हुए भी मैंने अभी ऊपर वाले डायग्राम में आपको बताया है कि हम कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करते समय भी हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अब देखिए, इधर से अगर हम इस वाले पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, इस वाले भाग में देखिए इस वाले भाग को देखो, इस वाले भाग में हम निरंतर अपनी जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए सबसे प्रबल क्या है? नीड्स। इसको हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम प्राप्त कर रहे हैं। उसके लिए ड्राइविंग फोर्स, मतलब हम निरंतर उसे फोर्स कर रहे हैं और निरंतर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। उसके बाद हमारी एबिलिटीज, हमारी जो क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो क्षमताएं हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि बाउंड्री ऑफ पर्सन, वो हमारी निश्चित समयावधि, निश्चित जगह, निश्चित वातावरण से भी संबंधित होनी चाहिए। ये तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देखिए एक दूसरा जो पार्ट आता है वो इस तरीके यहाँ का बैरियर्स, रुकावटें। हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं उसके लिए साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बैरियर, वेक्टर, रेस्ट्रोमिनिंग फोर्स, ये सभी प्रकार की हमारे रुकावटें आती हैं और हम इनको पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब इन समस्याओं का समाधान करते हुए हम इनको पार कर लेते हैं तो हमारा अगला जो स्पेस आता है वो कौन सा आता है? गोल, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम के द्वारा कुर्टलेबिन ने अपना पूरा का पूरा सिद्धांत बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अर्थात हम अपने चारों तरफ के वातावरण में रहते हुए अपनी समस्या, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। विभिन्न रुकावटों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार पूरा डायग्राम में बताया है। और देखिए इनसे दो बातें ये बातें निकल के आती हैं कि लेविन का सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण अभिप्रेरणा पर बल देता है। और देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी बात में डायग्राम के द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करें
तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि लेविन का जो सिद्धांत है वो एक तो प्रत्यक्षीकरण, हम जो कर रहे हैं वो हम सामने देखकर कार्य कर रहे हैं, और जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे हमें पुनर्बलन भी मिल रहा है, अर्थात अभिप्रेरणा पर भी बल मिल रहा है। व्यक्ति के समक्ष दो प्रकार के चालक होते हैं, जिनमें एक तो उद्देश्य मूलक होता है, अर्थात व्यक्ति के जो समक्ष होते हैं, जो उत्तेजक होते हैं, चालक होते हैं, वो दो होते हैं। पहला तो उद्देश्य मूलक होता है तथा दूसरा उद्देश्य तक पहुंचने में विरोधी का कार्य करता है। अर्थात मैंने अभी आपको बताया है कि दो प्रकार के चालक कार्य कर रहे हैं। कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में एक तो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत कर रहा है कि आप उस कार्य में लगातार कार्य करते रहें, लेकिन दूसरा कार्य क्या कर रहा है, उसमें रुकावट का कार्य कर रहा है, आपको उस कार्य को प्राप्त करने में रुकावट का कार्य, बैरियर, रुकावट का कार्य कर रहा है। ऊपर डायग्राम में बताया है अभी मैंने आपको। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे आपकी बीएड चल रही है, अभी बीएड करते समय आप निरंतर अपनी स्टडी कर रहे हैं, किताबों को पढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद आपका एक दूसरा मन कहता है अभी नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ लेंगे, और एक मन कह रहा है आपका, जो दूसरा उत्तेजक है, दूसरा कह रहा है नहीं, मुझे लगातार पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपके दो प्रकार के चालक इसमें कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि इस सिद्धांत को थ्री फेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थ्री फेज मतलब तीन चरण के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित भी किया गया है कुर्ट लेविन के अनुसार। इसे देखिए, इनको देखिए डायग्राम को, अनफेज, चेंज, रीफेज। मतलब सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में प्रॉपर रूप से हम परिपूर्ण नहीं रहते, अर्थात हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं चाहते। अगर उसमें हम चेंज करते हैं तो हमारा उसका अगला रूप रीफेस के सामने आता है। इसमें हम तीन चरणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें तीन चरण हैं। तीनों चरणों को, जैसे कर्मचारी के लिए पहला जो चरण है अनफ्रीजिंग, कर्मचारी के लिए ये एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके दौरान वह बदलाव और इसके कारण को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद वह बदलाव को स्वीकार करने के लिए खुद तैयार होना शुरू करता है और इसके अनुकूल बनने की भी कोशिश करता है। अब देखिए, यह पहला जो फेस है अनफ्रीजिंग, इसमें कर्मचारी जैसा करना चाह रहा है वैसा ही उसके साथ होता है, अर्थात तो वह चेंजिंग नहीं चाहता और वातावरण के साथ जैसा वातावरण चल रहा है उसके अनुकूल बनने की ही कोशिश करने लगता है। देखिए, इसमें हम डायग्राम से अगर समझें इसे तो देखिए, अनफेसेज मतलब इसके क्या है, एक जगह से इकट्ठा, जैसा हमारा कार्य चल रहा है वैसा ही चलने दो, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज मत करो, अनफेसिंग। उसके बाद चेंज, अगर उसमें चेंज कर दिया तो जो कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहा है उसको क्या होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि नए नियम उसके सामने रखे जाएंगे। जैसे वो लगातार पहले से तो कार्य कर रहा है, लेकिन जब उसके सामने नए नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, सामने लाए जाते हैं, तो उसे क्या होती है, तकलीफ होने लगती है, और जिससे कि उसे उन नियमों का पालन करने के लिए क्या होना पड़ता है, रिफ्रेश होना पड़ता है, अर्थात उनको पढ़कर अपने व्यवहार में, अपने वातावरण में, अपने कार्य करने की शैली में बदलाव करना होता है। अब इसके बाद जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, परिवर्तन, मतलब अनफेसिंग, परिवर्तन, उसके बाद रिफेसिंग। अब इसमें देखिए, लेविन ने इस बात का उल्लेख किया था कि परिवर्तन एक बार होने वाली घटना नहीं होती है, अर्थात परिवर्तन क्या है, लगातार
लगातार होने वाली घटना है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिस्टम के आसपास होने वाले बदलावों पर निर्भर करती है। अर्थात जैसे सिस्टम में बदलाव होते हैं उसी प्रकार से उसमें बदलाव की प्रक्रिया होती है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम में परिवर्तन आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों के कारण होता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसे समझें तो सिस्टम में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, परिस्थिति पर निर्भर होता है। जैसे आसपास का जो वातावरण है उसमें अगर बदलाव हो रहा है तो निश्चित रूप से सिस्टम में भी बदलाव होगा। यह चरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बात कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है, और परिवर्तन के द्वारा हम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण होता है यह, क्योंकि इसमें यह कोई नहीं जानता कि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा। इसलिए किसी भी संगठन में ऐसा परिवर्तन लाना कठिन होता है जो लंबे समय तक टिक सके, और इसी रूप में हम निरंतर रूप से, चाहे तो संगठन हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे नियम हो, चाहे फिर कोई भी नीति हो, योजना हो, उसमें निरंतर रूप से परिवर्तन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में जहां लोगों को परिस्थितियों का अनुमान लगाना होता है और वर्तमान के आधार पर निर्णय लेना होता है, वहां आदर्श तरीका यह है कि सरल एवं साधारण लक्ष्य रखने की बजाय चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ये दूसरे चरण में हम अगर एक शब्द में इसका आंसर दें तो क्या है, परिवर्तन। अर्थात हम कोई भी किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन कर रहे हैं तो हम निरंतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस प्रकार का प्रयास करें जिससे कि हम आने वाली जो भविष्य में चुनौतियां हैं उनके लिए तत्पर हो सकें। इसके बाद जो तीसरा जो चरण है वो है फ्रीजिंग, अर्थात अनफ्रीजिंग, परिवर्तन और फ्रीजिंग। यह चरण उन नए परिवर्तनों को स्थापित करने और सिस्टम में स्थिरता लाने के लिए होता है। इस चरण को पूरी तरह लागू करने में अन्य दो चरणों की तुलना में अधिक समय लग सकता है, और इस दौरान तब तक बार बार अनफ्रीजिंग की घटनाएं होती रहती हैं जब तक यह कुछ समय के लिए स्थिर नहीं हो जाता। अर्थात ये क्या है कि हम अगर कोई भी नया परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बाद जो नया माहौल क्रिएट होता है, बनता है, उस नए माहौल के द्वारा हम उसमें परिवर्तन के लिए स्थिर कर पाते हैं। अब देखिए इसी प्रकार का वही डायग्राम इसमें दिया है, अनफ्रीजिंग, चेंज और उसके बाद रिफ्रेशिंग। इसके बाद हम जो हमारे क्षेत्र वातावरण में परिवर्तन होता है उसके द्वारा हम निरंतर रूप से अपनी क्रिया को अच्छे ढंग से क्रिया कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इस सिद्धांत को पूरा करना था। ये टॉपिक पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।